हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम साइंस के दो चैप्टर, एक तो चैप्टर 9 और एक चैप्टर 10, जिसका नाम है दोस्तों रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में जनन, और दूसरा दोस्तों एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की ओर। तो इन दोनों चैप्टर से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, और चाहे वो अरिहंत या एग्जाम कार्ड बुक से हो, वो सभी दोस्तों मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो इस दोनों चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? प्रजनन है यानी रिप्रोडक्शन इज। इसका ऑप्शन क्या दिया है? प्रजनन क्या है? संतति उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, या फिर संतति उत्पन्न करने की अजैविक प्रक्रिया यानी नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, या फिर वयस्क उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैच्योर वंस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? प्रजनन क्या आपको पता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या करने की? प्रोड्यूसिंग यंग वंस यानी संतति, नए जीव पैदा करने की एक जैविक प्रक्रिया है। नए जो जीव है उनको उत्पन्न करने की, उनको प्रोड्यूस करने की क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपको पता है? तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये रहा आपके सामने। अलैंगिक जनन सामान्यता मिलता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन डैश। ऑप्शन ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, ऑप्शन यानी कि एक कोशिकीय जीवों में। ऑप्शन बी प्लांट्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यानी सरल संरचना वाले पादपों में मतलब कि अलैंगिक जनन होता है। या फिर एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यानी सरल संरचना वाले जंतुओं में ये अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन आप मान सकते हो होता है। और ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी अलैंगिक जनन है वो एक कोशिकीय जीवों में यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, और जो सिंपल स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स और सिंपल स्ट्रक्चर वाले सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं उनमें भी ये मिलता है। तो इसका मतलब दोस्तों तीनों में मिलता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अमंगस्ट द फॉलोइंग इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट यानी निम्न में से किस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है? कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको पता है जो लैंगिक जनन है इसमें तो दो की फीमेल और मेल दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अलैंगिक में दोस्तों एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। इसमें सिंगल पेरेंट एक ही जनक होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज डैश यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न बिल्कुल एक से दो जीव बनाने की प्रक्रिया, एक से एक जैसे बिल्कुल दो जीव बनने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए है कलिया यानी बडिंग, ऑप्शन बी है मेटिंग, ऑप्शन सी है क्लोनिंग, ऑप्शन डी है हैचिंग। दोस्तों आपको पता है जो प्रतिरूपण भी इसको बोलते हैं क्लोनिंग को। इसमें क्या है दोस्तों, जो डोली नामक एक बेड है वो बनाई गई थी, है ना। उसको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड था, उसकी विधि थी जिसको हम क्लोनिंग बोलते हैं, और इसको प्रतिरूपण भी बोलते हैं। तो क्लोनिंग में दोस्तों क्या है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है एक एनिमल की। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हाइड्रा और ईस्ट डैश के उदाहरण है। हाइड्रा और ईस्ट है, इनमें कैसा जनन होता है, कैसा रिप्रोडक्शन होता है? यानी कि ये बडिंग यानी मुकुलन द्वारा होते हैं, निषेचन होता है, विखंडन यानी फ्यूजन होता है, क्लोनिंग होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हाइड्रा और ईस्ट है ये किसके द्वारा, मुकुलन यानी कि बडिंग वाला जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, जो अलैंगिक जनन का ही दोस्तों एक पार्ट है, इसके द्वारा दोस्तों ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल्स इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। उस रिप्रोडक्शन का नाम बताएं जिसमें दोस्तों जो एक कोशिका है वो दो भागों में टूट जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों जो अमीबा है वो दो भागों में टूट जाता है, जो जहाँ पे दोस्तों क्या होता है बाइनरी फिजन, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो एक ही जो बॉडी है, एक ही सिंगल सेल है, वो दो में डिवाइड हो जाता है। उस विधि को, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं आपको पता है? उसको हम दोस्तों बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन कहते हैं। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमीबा में होता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अमीबा डैश का उदाहरण है। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, नेम द प्रोसेस यूज टू क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल टिश्यू और एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव की एक एग्जैक्ट कॉपी, है ना, बिल्कुल उसके एक सटीक प्रति बनाने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, या प्रतिरूपण भी इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्लोन किए गए पहले स्तनपायी का नाम बताइए। दोस्तों जो पहला मैमल था, जो स्तनपायी था, जो क्लोन किया गया था, वो कौन था, अभी मैंने आपको बताया था, ये एक भेड़ थी, एक शीप थी, जिसका नाम दोस्तों डोली था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, चिड़िया, छिपकली और सांप डैश के उदाहरण है। बर्ड्स, लिजर्ड एंड स्नेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जो ये तीनों है ये किसके एग्जाम्पल है, वीवीपोरस के, ओविपोरस एनिमल्स के, या फिर ट्रांसवर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपको पता है बर्ड्स हो गई, लिजर्ड, छिपकलियां होगी, स्नेक, ये अंडे देते हैं। और जो अंडे देने वाले जो जीव होते हैं दोस्तों, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनको हम बोलते हैं अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस। और वीवीपेरस दोस्तों जो जेर से उत्पन्न होते हैं, यानी डायरेक्ट न्यू बेबी आए हो, या फिर कोई भी यंग वन प्रोड्यूस होता है डायरेक्ट विदाउट एग, उसको हम दोस्तों वीवीपेरस एनिमल्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो दोस्तों, गाय, कुत्ता और मानव डैश के उदाहरण है। दोस्तों जो गाय, कुत्ता और जो मानव हो गया, ये अंडे नहीं देते तो ओविपेरस नहीं होगा। ये दोस्तों क्या है, जेर से उत्पन्न होते हैं, डायरेक्ट क्या है, नए जीवों को जन्म दिया जाता है, तो जरायुज यानी कि विविपेरस एनिमल्स होते हैं। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, द पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज टू रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज। वह पीरियड, वह समय अवधि जब शरीर प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचने के लिए परिवर्तन करता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उस पीरियड को दोस्तों क्या कहते हैं आपको बताना है। एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था, प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ, हार्मोन कहते हैं, ये नन ऑफ दीज। हार्मोन तो नहीं कहते, तो आपको पता है क्योंकि पीरियड है। तो हार्मोन तो दोस्तों क्या है, हार्मोन तो एक वो होते हैं जो कि शरीर में मतलब कि चेंजेस लाते हैं, लेकिन इसने पीरियड पूछा, उस पीरियड को क्या कहते हैं। उस पीरियड को दोस्तों हम किशोरावस्था यानी कि एडोलोसेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, मेल गैमेट को क्या कहा जाता है, एंथ्रोजोइड, स्पर्म, एग, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी जो नर युग्मक है उनका दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता है दोस्तों, जो मेल गैमेट होते हैं उसे स्पर्म यानी शुक्राणु कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको एंथ्रेजोइड भी कहा जाता है, एंथ्रेजोइड भी दोस्तों इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एंथ्रेजोइड भी हम किसको बोल देते हैं, मेल गैमेट को बोल देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रेजोइड भी उसको बोल दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जो फीमेल गैमेट है उसको क्या बोलते हैं। फीमेल गैमेट, मादा जो युग्मक होता है, उसको क्या बोला जाता है, एग यानी अंडाणु, ओवम यानी अंड कोशिका, और बोथ ए एंड बी या फिर एंथ्रेजोइड, तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, उसको हम एग भी बोल सकते हैं और ओवम भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो ए और बी यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, यहाँ पे देखो दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, द वेरियस चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग द एडोलेसेंस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ डैश। किशोरावस्था के दौरान शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से डैश की शुरुआत होती है। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा कि उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जब चेंजेस आते हैं उसको किशोरावस्था बोलते हैं। और इस दौरान जो परिवर्तन आते हैं उनसे डैश की शुरुआत होती है। तो किसकी शुरुआत होती है, एडोलेसेंस की, प्यूबर्टी की, हार्मोन्स की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, उससे किसकी शुरुआत होती है, प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ की। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड डैश, यानी लड़कों में बढ़ते हुए स्वर बॉक्स को गले के एक उभरे हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है। दोस्तों एडोलेसेंस में क्या होता है, आपने देखा होगा जो लड़के हैं उनके गले में एक थोड़ा हिस्सा बाहर निकल जाता है, उस बाहर निकले हिस्से को क्या कहा जाता है, जो वो वॉइस बॉक्स होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, उसे एडम सेप्पल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सही क्रम है, यानी इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो सही प्रक्रियाएं हैं, सही जो इवेंट्स हैं, उनका आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, इसके बाद ये सही है, और फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, भी सही है, फिर एम्ब्रियो। तो पहला ही दोस्तों यहाँ पे सही है, पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है,
फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उनका फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, वो फिर जायगोट से दोस्तों एम्ब्रियो, ठीक है ना, तो आगे भ्रूण बनता है, फीटस, है ना। तो ये वाली पहला ही हमारा बिल्कुल सही हमें मिल गया। तो पहला सही जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है, यानी कि सही प्रक्रिया है लैंगिक जनन की, रिप्रोडक्शन की। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न प्राणियों की सूची में से जो सुमेलित नहीं है वह बताइए। मानव, गाय, कुत्ता, मुर्गी, इनमें से कौन सा एक मतलब बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों जैसा नहीं है, और इसका कारण भी बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे इसने बता भी दिया, इंग्लिश में बताया कि हैन अलग है, ह्यूमन बींग, काओ, डॉग और हैन, इन चारों में से हैन है दोस्तों जो अलग है। तो हैन क्यों अलग है दोस्तों? जो मानव है, गाय है और कुत्ता है, ये सभी क्या है दोस्तों, वीवी पेरेस है। क्या है? वीवी पेरेस है, बच्चे देने वाले जंतु हैं। लेकिन जो मुर्गी होती है दोस्तों वो ओवी पेरेस होती है, अंडे देने वाली होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा भाग है जो नर जनन तंत्र का मतलब कि भाग नहीं है? किसका? नर जनन तंत्र का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। टेस्टिस तो है, ओविडक्ट्स तो फीमेल के होते हैं, ये शुक्र वाहिनी का सेमिनल वेजिकल्स भी होते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है ना, एपिडाइमिस भी दोस्तों क्या है, इसका पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर जनन तंत्र का। लेकिन जो ओविडक्ट्स है ये नहीं होते, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization the resulting cell which give rise to a new individual is the, निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, अंडा देने वाले स्तनधारी एग लेइंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, प्लेटिपस, अच्छा बोलते हैं नहीं, मतलब इनमें आपको बताना है कि अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं, प्लेटिपस है, एकिडना है, या दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। तो दोस्तों एग लेइंग मैमल, ये दोनों ही क्या हमारे एग लेइंग मैमल है। तो ऑप्शन सी, ए एंड बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, यह धारणा कि मानव में माता ही बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे में आता है डैश। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं, द बिलीव दैट मदर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज द चाइल्ड, यानी कहा जाता है कि जो बच्चे का लिंग है, यानी वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होती है? माता जिम्मेदार होती है। लेकिन यह धारणा दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो इसका कारण क्या है? पहला, लिंग गुणसूत्र माता से आते हैं, यानी जो चाइल्ड है, बच्चा है, गेट्स सेक्स क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम मदर, यानी उसके जो क्रोमोसोम आते हैं, लिंग गुणसूत्र आते हैं, वो सिर्फ मदर से आते हैं। अगर सिर्फ मदर से आते फिर तो दोस्तों ये सही होती, फिर तो गलत नहीं होती। तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। शरीर माता शरीर में पनपता है, यानी जो बॉडी है, जो बेबी चाइल्ड की जो बॉडी है वो माता के शरीर में पनपती है, उसमें डेवलप होती है। ये बात तो सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। इस बात का कारण नहीं है कि जो लिंग है वो माता के, मतलब कि उस लिंग निर्धारण है जो माता पे डिपेंड करता है। उसके बाद लिंग गुणसूत्र एक माता से और एक पिता से आता है, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक मदर से और एक फादर से आता है। ये वाला बिल्कुल सही है। तो जो फादर से आते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वो एक्स वाई होते हैं। तो वाई और एक्स अलग अलग होते हैं। एक जिम्मेदार होता है दोस्तों मेल के लिए, यानी कि जो चाइल्ड है वो कैसा होगा, मेल होगा, बॉय होगा, और एक दोस्तों गर्ल के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। और तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई इसमें फादर के होते हैं और एक्स किसके होते हैं? मदर के। जब एक्स के साथ एक्स मिलता है तो एक्स एक्स सेम बनते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, मतलब कि गर्ल होता है जो बेबी होता है। लेकिन जब एक्स वाई है जो एक्स के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तब दोस्तों क्या एक्स वाई बन जाते हैं, जो कि दोस्तों क्या बनता है? बॉय बनता है। तो भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, द faulty functioning of an endocrine gland can make a person very short or tall. This gland is अच्छा डैश, यानी दोस्तों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसकी कार्य की असंतुलित होने पर मानव अति लंबा या अति छोटा हो जाता है। ये कौन सी दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी फंक्शनिंग खराब होने की वजह से जो व्यक्ति है वो या तो बहुत ही ज़्यादा लंबाई हो जाती है, उसकी लंबा हो जाता है, या बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल है, या फिर पैंक्रियाज है। तो इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। और आपको पता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड है जो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर नहीं करती, खराब हो जाती, गड़बड़ हो जाती है, तो व्यक्ति बौना रह जाता है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड। यौवनारंभ में जो रजोधर्म, या इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों ऋतुस्रावी बोलते हैं, उसकी शुरुआत जब होती है तो उसे क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, रजोदर्शन यानी कि मेनार्क, या फिर रजो निवृत्ति यानी मेनोपॉज। तो दोस्तों जब इसकी बिगिनिंग होती है तो बिगिनिंग को दोस्तों आपको पता होगा क्या बोलते हैं? मेनार्क यानी कि रजो दर्शन बोला जाता है, लेकिन एनडी को रजो निवृत्ति यानी मेनोपॉज बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि मेल हार्मोन कौन सा है? कौन सा इनमें से मेल हार्मोन है, नर हार्मोन है? एस्ट्रोजन तो फीमेल है, प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है ये टेस्टिस के जो टेस्टिस होते हैं उनसे दोस्तों ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा क्या है? मेल हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। द मोस्ट कंस्पिशियस विजिबल चेंज दैट अकर इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज, यानी यौवन के दौरान लड़कों में होने वाला सुस्पष्ट दृश्य परिवर्तन। ऐसा कौन सा चेंज है, परिवर्तन है जो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है? तो वो आपको बताना है कौन सा है। पहला है वॉइस बॉक्स में विकास, यानी जो वॉइस बॉक्स है वो डेवलप हो जाता है, हाइट में वृद्धि होती है, या फिर जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का उत्पादन स्टार्ट हो जाता है, या फिर पसीना है जो वो बढ़ जाता है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो बिल्कुल साफ दिखाई देता है? तो दोस्तों आपको पता है जो वॉइस बॉक्स डेवलप होता है, गले के बाहर उभरा हुआ जो भाग दिखाई देता है वो साफ साफ दिखाई देता है। तो वहाँ से पता चल जाता है कि जो यौवन आरंभ है, ये आप समझ सकते हैं जो किशोरावस्था है उसमें यौवन की मतलब की शुरुआत हो चुकी है। तो ये दोस्तों एक सुस्पष्ट दिखाई देने वाला चेंज है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट लीड टू प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है? गर्भ धारण करने की कुछ क्रमिक अवस्थाएं दी हुई है। यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, यहाँ पे लिखा है मैच्योरेशन ऑफ एग यानी कि परिपक्वन, यहाँ पे लिखा है रिलीज, और यहाँ पे लिखा है इम्बेंडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आगे भी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से समझना। आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग गेट्स गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इन द अक्कर। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो ऑर्डर सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर, या 1 4 2 3, या 2 3 1 4। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? जो एग है वो मैच्योर होंगे। एग क्या होंगे? मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद दोस्तों क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद दोस्तों इम्बेंडिंग होगी एम्ब्रियो की यूट्रस में, यानी पहले तो जो अंडाणु है वो परिपक्व होंगे, फिर वो रिलीज होंगे, निकलेंगे, और निकलने के बाद उसका निषेचन होगा। निषेचन के बाद दोस्तों वो क्या है? गर्भाशय में संलयित हो जाएंगे। तो पहले कौन सा हुआ? पहले कौन सा? मैच्योरेशन वाला सेकंड हुआ, फिर दोस्तों थर्ड हुआ, फिर फर्स्ट हुआ, फिर फोर्थ हुआ। तो 2 3 1 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों 2 3 1 4, 2 3 1 4 यहाँ पे डी वाले में है दोस्तों 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो क्या करना है। ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ डैश। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है दोस्तों, यौवनावरण के समय किशोरों के शरीर में जो नाटकीय परिवर्तन होते हैं, ऐसा किस हार्मोन के स्राव होने के कारण होते हैं, यानी किस हार्मोन के सीक्रेट होने से जो चेंजेस आते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो आपको बताना है। पहला है थायरोक्सिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है एड्रेनलिन, और चौथा है टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा है, दूसरा चौथा। तो इनमें से आपको बताना है कौन से वो 2 हार्मोन हैं जिनके कारण जो किशोरों के शरीर में क्या दोस्तों एक ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, तो वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पे देखो, एस्ट्रोजन से फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन से मेल में चेंजेस आते हैं। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन यानी कि सेकंड और फोर्थ, तो ऑप्शन कौन सा? डी वाला हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन दोस्तों क्या है? हमारा फीमेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। तो फीमेल में इसकी वजह से और मेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से दोस्तों क्या है? कुछ चेंजेस आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों? ये भी कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है। पिंपल्स एंड एक्ने आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, यानी किशोरों में जो मुहांसे और एक्ने हैं वो किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण होते हैं, यानी किस ग्लैंड के कारण, जो ग्लैंड है कौन सा ऐसा आप मान सकते हो ग्रंथि है जो ज़्यादा ही मतलब हार्मोन को रिलीज सिक्रीट कर देती है, उसका अतिस्राव हो जाता है। तो
तो जिसके कारण मुहांसे या एक्ने हो जाते हैं। तो पहला है एड्रिनल, दूसरा है सीबेशियस, तीसरा है थायराइड, चौथा है स्वेट ग्लैंड्स। और ऑप्शन यहाँ पे देखो दो बताने हैं कि पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा है, दूसरा चौथा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो मुहांसे और एक्ने आते हैं वो किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण होते हैं। एक तो दोस्तों सीबेशियस ग्लैंड होती है हमारी सीबेशियस ग्रंथि, और एक स्वेट ग्लैंड यानी कि स्वेद ग्रंथि होती है। इन दो के कारण दोस्तों जो मुहांसे और एक्ने हैं वो निकल आते हैं। तो 2 एंड 4 इसका भी दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, एडोलोसेंट्स शुड बी केयरफुल वट दे ईट बिकॉज, यानी दोस्तों जो किशोर है उनको सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं। तो कि वो क्या खाते हैं, क्या खा रहे हैं, इसके बारे में उनको दोस्तों क्या केयरफुल रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उचित आहार से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन। और दूसरा है बिकॉज प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, क्योंकि उनके शरीर में तीव्र गति से जो होने वाली वृद्धि है उसके लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। उसके बाद बिकॉज एडोलोसेंट्स फील हंगरी ऑल टाइम, क्योंकि किशोरों को क्या है दोस्तों, किशोरावस्था में जो होते हैं उनको हर समय भूख लगती है। उसके बाद बिकॉज टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर, क्योंकि जो स्वाद कलिकाएं हैं, स्वाद ग्रंथियां हैं वो भली भांति विकसित हो जाती हैं। तो दूसरा और चौथा दोस्तों इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही बकवास ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो पहला होगा या दूसरा। अब पहले में भी दोस्तों क्या है, मस्तिष्क का विकास होता है, तो ये भी मतलब इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो किशोर होते हैं उनके शरीर में तीव्र गति से क्या है वृद्धि होती है। तो उस वृद्धि के लिए दोस्तों क्या है जो परिवर्तन होते हैं, एक उचित आहार की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो जो खा रहे हैं उसके प्रति सचेत रहना चाहिए कि वो हेल्दी खाएं, और जो मतलब कि वेज खाएं, यानी कि हरी सब्जियां, एक ऐसा आहार लें जिससे दोस्तों उनको प्रोटीन यानी कि सब चीज़ें एक अच्छी मात्रा में मिले। तो एक हेल्दी, एक पोषक तत्वों से भरपूर क्या है उनको आहार लेना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी इसका कारण है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ पे होता है, इन द फीमेल बॉडी, मादा शरीर में, आउटसाइड द फीमेल बॉडी मादा शरीर से बाहर, इन द मेल बॉडी नर शरीर में, और आउटसाइड द मेल बॉडी यानी कि नर शरीर के बाहर। दोस्तों जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो अंदर होता है, और पहली बात तो अंदर होता है, तो बाहर वाले ऑप्शन तो दोनों गलत। और किस में होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, न कि नर के, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बचेगा, मादा शरीर के अंदर यानी कि फीमेल बॉडी में दोस्तों क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह डैश है, ए टेडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रम यानी प्रोसेस है जिससे जो टेडपोल है वो एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है, एक टेडपोल वयस्क मेंढक में विकसित हो जाता है। पहला है निषेचन, दूसरा है कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस, तीसरा है इम्बेंडिंग रोपण, चौथा है मुकुलन यानी कि बडिंग। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है होना चाहिए कि जो मेटामॉर्फोसिस, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जायगोट, जायगोट में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, युग्म नज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। तो युग्म नज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन है एक भी नहीं, ऑप्शन बी है 1, सी है 2, और डी है 4। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो युग्म नज है उसमें कितने केंद्रक होते हैं, उसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखो, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट्स व्हेन देयर डैश, यानी स्त्रियों में जो जनन आयु जनन काल है वो उसका प्रारंभ उस समय होता है जब उनके डैश, जब उनके क्या है, व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, यानी जब उनके ऋतुस्राव का प्रारंभ होता है, या फिर व्हेन देयर ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, जब उनके स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, या फिर व्हेन देयर बॉडी वेट इंक्रीजेज, जब उनके जो शारीरिक भार है उसमें वृद्धि होने लगती है, या फिर व्हेन देयर हाइट इंक्रीजेज, या जब शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इनमें से किसके कारण जो मतलब कब जो है रिप्रोडक्टिव जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है, तो कौन सा कारण इनमें से सही है, किस टाइम दोस्तों स्त्री में जो जनन आयु है, जनन काल है, उसका प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तब फीमेल्स में यानी स्त्रियों में जो जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तब उनकी जो जनन आयु है, जनन काल है, उसका प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ,
जो मतलब किशोर होते हैं उनके लिए जो आहार है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ उनको खाना चाहिए। पहला है चिप्स नूडल्स कोक्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, चिप्स नूडल्स तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। चपाती दाल वेजिटेबल, ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइस नूडल बर्गर, बर्गर आ गया, ये भी नहीं है। वेजिटेबल कटल्स कटलेट्स चिप्स चिप्स वगैरह तो ये भी बिल्कुल नहीं होएगा। तो दोस्तों रोटी दाल सब्जी खानी चाहिए, शुद्ध अच्छा भोजन खाना चाहिए। जो फास्ट फूड है, ये बेकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए किशोरों को, तभी उनका जो शरीर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, यानी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कौन से इनमें से जनन करते हैं। अमीबा, हाइड्रा और यहाँ पे मलेरिया परजीवी या फिर प्लेनेरिया। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, और अभी आपको बताया था मुकुलन द्वारा किसका जनन होता है, हाइड्रा और ईस्ट का। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, मादा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा भाग नहीं है। यूट्रस तो है दोस्तों, ओवरीज भी है, ओविडक्ट यानी डिंब वाहिनी भी है, लेकिन वास्ट डिफरेंस शुक्र वाहिका नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, अलैंगिक जनन की विधि है, डैश इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सा मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। स्पोर वाला बीजाणु द्वारा भी है, बडिंग मुकुलन भी है, बाइनरी फिजन भी है, यानी कि ये तो सभी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन डैश ऑर्गेनिज्म, यानी जो डैश जीव में बहुविखंडन होता है। तो किस जीव में बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मल्टीपल आप बोल सकते हैं फिजन होता है। अमीबा में तो दोस्तों बाइनरी फिजन होता है, तो ये तो नहीं होगा। पैरामीशियम भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होता। प्लाज्मोडियम है दोस्तों, जो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। प्लाज्मोडियम में दोस्तों मल्टीपल फ्यूजन होता है, यानी जो प्लाज्मोडियम है उसको जितने पार्ट में काटोगे उतने नए जीव पैदा हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है, मल्टीपल फ्यूजन होते हैं। अमीबा में तो दोस्तों क्या बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग इन डैश, यानी डैश में मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, ईस्ट और हाइड्रा इन दोनों में मुकुलन यानी बडिंग द्वारा क्या है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, मेल गैमेट। तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, नर युग्मक कौन होता है दोस्तों, स्पर्म यानी शुक्राणु होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, फीमेल गैमेट भी दोस्तों आपको पता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है। तो फीमेल गैमेट क्या है दोस्तों, ओवम, और मेल गैमेट स्पर्म, और इन दोनों के जब फर्टिलाइजेशन होती है तब बनता है जायगोट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, फर्टिलाइजेशन इज डैश, यानी निषेचन क्या है। निषेचन क्या है दोस्तों, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, नर और मादा युग्मकों को जब संलयन होता है, वो फ्यूज होते हैं दोनों, मेल और फीमेल गैमेट जब बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के बाद जो नई चीज बनती है, एक नई स्ट्रक्चर संरचना बनती है, उसको जायगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। भी आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड, मादा युग्मक का उत्पादन कहाँ से होता है। तो फीमेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, टेस्टिस से तो मेल होते हैं, ओवरी, यूट्रस या फिर फिलोपियन ट्यूब। तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों, ओवरी से, अंडाशय से दोस्तों फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मादा युग्मक का उत्पादन होता है, और मेल है जो वो टेस्टिस यानी कि जो वृषण है उससे पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, चिड़िया में, भेड़ में यानी शीप में, मानव में या फिर स्टारफिश में। तो दोस्तों जो ह्यूमन है उसमें तो आपको पता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है इंटरनल, भेड़ में भी इंटरनल होता है, चिड़िया में भी। लेकिन जो स्टारफिश है, यानी कि जो स्टारफिश है दोस्तों, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल वाले सभी एग्जाम्पल याद कर लेना कि किस में इंटरनल होता है और किस में एक्सटर्नल। और साथ ही ओविपेरस और वीवीपेरस वाले भी सभी एग्जाम्पल याद कर लेना, ओविपेरस कौन से होते हैं और वीवीपेरस कौन से होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, मेल गैमेट कहाँ पे बनते हैं। मेल गैमेट कहाँ पे फॉर्म होते हैं, यानी कि नर युग्म कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस यानी वृषण में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल, स्त्री में जो निषेचन है, जब दोस्तों जो स्पर्म और यहाँ पे दोस्तों ओवम है वो फर्टिलाइज करते हैं, तो वो कहाँ पे होती है, वेजिना में,
ओवरी यानी अंडाशय में, फेलोपियन ट्यूब में या फिर गर्भाशय में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो फर्टिलाइजेशन है दोस्तों वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैव डैश पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी जो नर जनन अंग है उनमें डैश जोड़ा वृषण होते हैं। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, वन पेयर, एक पेयर दोस्तों टेस्टिस का होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पेयर की बात की दोस्तों, पेयर में दो चीजें आती है, भी आपको याद रखना है। उसके बाद टेस्टिस प्रोड्यूस डैश ऑफ स्पर्म, यानी जो वृषण है डैश शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म यानी कि 100 सैकड़ों शुक्राणु, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म यानी कि हजारों, या फिर मिलियंस ऑफ स्पर्म लाखों, या फिर इन्यूमरेबल असंख्य। तो असंख्या तो नहीं होगा, संख्या का मतलब तो अनगिनत जिसकी गिनती नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा लाखों। जो वृषण है टेस्टिस है वो लाखों, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यानी कि लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा दोस्तों मानव मादा जनन अंग नहीं है। मादा जनन अंग कौन सा नहीं है, पेनिस दोस्तों। ये तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पेनिस दोस्तों क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ना कि फीमेल। ओवरिस, ओविडक्ट, यूट्रस, ये तीनों दोस्तों फीमेल होते हैं, लेकिन ये मेल है ऊपर वाला सेशन। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, इन फीमेल्स एवरी मंथ वन ऑफ टू ओवरीज रिलीजेस एग और एग्स डैश एग्स, यानी स्त्री में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय डैश अंडाणु का निर्मोचन करता है। एक का, ये फिर दो का, ये सैकड़ों का, ये हजारों का। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जो फीमेल में क्या होता है, हर मंथ दोनों ओवरीज में से कितने एग का मतलब रिलीज होते हैं, कितने अंडों का, कितने अंडाणुओं का निर्मोचन होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अंडाणु का दोस्तों क्या है, निर्मोचन होता है। तो ऑप्शन एक आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, परख नली शिशु का विकास होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पे डेवलप होता है, यूट्रस यानी गर्भाशय में, टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में, ओवरी यानी अंडाशय में, या फिर वेजिना में। तो दोस्तों परख नली बेबी, परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो ये कहाँ पे इसका जो विकास है, वो विकास की बात की है दोस्तों, विकास इसका कहाँ पे होता है, यूट्रस में ही होता है, गर्भाशय में ही होता है। तो शुरू में दोस्तों उसको कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में उसको दोस्तों फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन बाद में उसको इम्बेंड किया जाता है यूट्रस में। तो इसका विकास यूट्रस यानी गर्भाशय में ही होते हैं, भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन डैश में बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है, हैन में दोस्तों क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये ओविपेरस है। ह्यूमन में इंटरनल होता है, लेकिन ये वीवीपेरस है। मेंढक में दोस्तों क्या है, एक्सटर्नल बाह्य निषेचन होता है, और काऊ में दोस्तों इंटरनल होता है। तो मेंढक में दोस्तों बाह्य निषेचन एक्सटर्नल होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे देखो दोस्तों, इट टेक्स अबाउट डैश वीक्स फॉर ए चिकन एग टू हैच इनटू ए चिक, यानी मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितने सप्ताह का समय लगता है। तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में दोस्तों 1 महीने का, 2 का, 3 का, 4 महीने का, कितने हफ्ते का, कितने सप्ताह का टाइम लगता है, महीने नहीं है सप्ताह है, कितने वीक्स का टाइम लगता है। तो दोस्तों जो मुर्गी का अंडा उसको चूजा बनने में कम से कम कितने 20 से 21 दिन यानी कि 20-22 दिन लगते हैं, यानी कि 3 सप्ताह, 3 वीक लगते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्या है दोस्तों, डैश इज ए वीवी पेरिस, कौन सा एक जरायुज है, यानी कि जो कि अंडे नहीं देता, ठीक है, डायरेक्ट क्या है, जंतु पैदा करता है। तो काऊ गाय है, डक है, फिश है, लिजार्ड है। ये तीनों तो दोस्तों ओवीपेरस है, लेकिन काऊ है जो हमारी वो अंडे नहीं देती, वो वीवीपेरस हो जाएगी, ओवीपेरस नहीं होगी, वीवी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग। तो बहुत इजी अभी करवाया था, टेडपोल के वयस्क मेंढक में बदलने की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस यानी कैंतरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज एन ओविपेरस, डैश एक अंड प्रजक जंतु है। तो ओविपेरस, वीवीपेरस, इंटरनल एक्सटर्नल आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इनमें से कौन सा दोस्तों अंडा देने वाला है, सांप, डक, टर्टल, सांप, बत्तख, कछुआ। तो तीनों ही दोस्तों क्या है, अंड प्रजक है, ओविपेरस है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है दोस्तों, आफ्टर व्हाट एज डज ग्रोथ सडनली एक्सेलरेट इन एडोलेसेंट्स, यानी किशोरों में किस आयु के बाद वृद्धि है जो एकाएक तीव्र गति से बढ़ती है। तो किस एज के बाद जो वृद्धि है बहुत ही क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि एक तीव्र गति के साथ होती है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 7 से 8 वर्ष की आयु के बाद, 10 से 11 के बाद, 12 से 13 के बाद, या फिर 15 से 16 वर्ष की आयु के बाद। तो कौन सा उत्तर सही आपको बताना है दोस्तों, 10 से 11 के बाद, 10 वर्ष से 11 के बाद जब टीनेज आती है तो एडोलेसेंस एज स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम दोस्तों क्या है, उनकी जो वृद्धि है
हाइट वगैरह, उनकी आयु के साथ साथ दोस्तों जो वृद्धि है, ठीक है ना, वो बढ़ती है कब? 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद, है ना, उनकी ग्रोथ एकदम बढ़ती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है दोस्तों? हाउ लॉन्ग डज एडोलेसेंस लास्ट, यानी किशोरावस्था किस आयु तक रहती है? 15-16 तक, 18 से 19 तक आयु तक, 20-21 वर्ष की आयु तक, या फिर 22-23 वर्ष की आयु तक? तो दोस्तों जो किशोरावस्था है वो लगभग 18-19 वर्ष तक रहती है, 18 से 19 ईयर्स तक रहती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? व्हेन डज प्यूबर्टी एंड इन टीनेजर्स, किशोरावस्था में जो यौवनारंभ है वो कब समाप्त होता है? तो 10 से 11 वर्ष की आयु में, या फिर मतलब 10 से 11 10, ये तो गलत है दोस्तों। समाप्त की बात है यहाँ तो, इस टाइम तो स्टार्ट होता है, इस टाइम तो स्टार्ट होता है जब दाढ़ी आ जाती है, तब जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी हो जाती है, जन परिपक्वता आती है, तब क्या है दोस्तों वो समाप्त होता है, या फिर शरीर की लंबाई बढ़ने के साथ समाप्त होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जब जनन परिपक्वता आ जाती है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है, तब दोस्तों जो प्यूबर्टी है, यौवनारंभ है, वो समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या है दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एडम्स एप्पल किससे रिलेटेड है? एडम एप्पल का संबंध किससे है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र से, लैरिक्स यानी कि स्वर यंत्र से, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से। तो बहुत ईजी है दोस्तों। एडम्स एप्पल जो कि स्वर यंत्र से संबंधित है, लैरिक्स से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। डैश ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि है। डैश ग्लैंड इज ए डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी, ऑयल ग्लैंड, सैलिवरी यानी कि लार ग्रंथियां, फिर स्वेद ग्रंथियां? तो दोस्तों जो डक्टलेस ग्लैंड है वो कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डक्टलेस है, बाकी दोस्तों डक्ट, इनमें डक्ट होती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों मतलब डक्टलेस है, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। डैश इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक जो डैश है वो गौण लैंगिक लक्षण है। कौन सा दोस्तों? एक गौण लैंगिक लक्षण है। दाढ़ी मूछ आना, ग्रोइंग बियर्ड। दूसरा है हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया, प्यूबिक क्षेत्र में बाल उगना। स्तनों व कुल्लू का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड हिप्स। तो कौन सा दोस्तों इनमें से गौण लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो सभी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, जो हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, वो कौन सा है? कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है दोस्तों थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है दोस्तों एड्रेलिन। थायराइड, थायरोक्सिन, थाई से थायराइड, थाई से थायरोक्सिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थायराइड ग्लैंड से दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है इसके द्वारा, यानी सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। विच ग्लैंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, लैंगिक हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन को, उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है? पैंक्रियाज यानी आग्नेय, थायराइड यानी कि थायराइड हो जाएगा, या फिर एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि क्या क्या करती है? ये दोस्तों ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावित करते हैं उनको। और साथ ही दोस्तों क्या होता है इसके द्वारा? जो लैंगिक हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन है, उनका प्रोडक्शन भी इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द फीमेल इज कॉल्ड, कौन सा है? स्तनों के विकास के लिए स्त्री में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन? देखो इंसुलिन तो नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन होता है। ये ऑक्सीटोसिन भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन है दोस्तों, ये फीमेल का एक हार्मोन होता है, और ये फीमेल में दोस्तों ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, स्तनों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? एट व्हाट एज डज रिप्रोडक्टिव स्टेज बिगिन इन ह्यूमन, यानी स्त्रियों में जो जनन अवस्था है उसका प्रारंभ किस आयु में होता है? 6 से 8 साल की आयु में, 10 से 12 साल की आयु में, 14 से 16 साल की आयु में, 18 से 20 साल की आयु में? तो जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में बात की है, तो वो किस एज में होती है आपको बतानी है। तो दोस्तों वो 10 से 12,
10 से 12 वर्ष की आयु में दोस्तों जो जनन अवस्था उसका प्रारंभ हो जाता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है वुमन में, स्त्री में, आपको याद रखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, नर हार्मोन का नाम, मेल हार्मोन कौन सा है? ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल हार्मोन है। और फीमेल की बात करें, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक और एस्ट्रोजन, ये दोनों दोस्तों फीमेल है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों, नर हार्मोन है, मेल हार्मोन है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, एक और दोस्तों क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डेक्टलेस, विच इज डेक्टलेस ग्लैंड, कौन सी दोस्तों नलिका विहीन ग्रंथि है? कौन सी नलिका विहीन है? गैस्ट्रिक, लैक्रिमल, एड्रिनलिन, सेलिवरी। तो कौन सी दोस्तों नलिका विहीन है? दोस्तों जो एड्रिनल हो गई, ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, मेंस्ट्रुएशन हैपन्स वंस इन हाउ मेनी डेज, ऋतुस्राव कितने दिनों में एक बार होता है? तो 4-5 दिनों में, 15 से 18 दिनों में, 28 से 30 दिनों में, या फिर 40 से 45 दिनों में। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रति मास यानी कि हर महीने ये होता है, तो लगभग 28 से 30 दिन। ऑप्शन सी दोस्तों क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति मास दोस्तों जो दोनों अंडाशय हैं उनसे एक एग का, एक जो अंडाणु है उसका क्या होता है, निर्मोचन होता है, रिलीज किया जाता है। और जब दोस्तों वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो वो दोस्तों क्या है, मेंस्ट्रू यानी कि ऋतुस्राव एज ए ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो 28 से 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71, एट व्हाट एज डज मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, किस आयु में दोस्तों जो ऋतुस्राव है वो बंद हो जाता है? 28 से 30 की एज में, 35 से 36 एज में, 40 से 42 की वर्ष की आयु में, या फिर 45 से 50 की आयु में। तो मेंस्ट्रुएशन कब स्टॉप हो जाता है, ऋतुस्राव कब दोस्तों बंद हो जाता है, किस आयु में बंद हो जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों वो 45 से 50 की एज में दोस्तों बंद हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन ह्यूमन बींग्स डैश क्रोमोसोम्स आर फाउंड। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 22 होते हैं, 23 होते हैं, या 23 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मनुष्य में, ह्यूमन बींग में दोस्तों कितने क्रोमोसोम्स, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 पेयर, 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े दोस्तों गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 पेयर यानी कि टोटल 46 हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम, इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो जो ऑप्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल तो दोस्तों 23 पेयर यानी कि 46 हैं, लेकिन इनमें से जो लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, वो कितने हैं? तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो इनमें से 2 होते हैं, यानी कि एक पेयर हमारा क्या है, लिंग गुणसूत्र का होता है, और 22 बाकी जो एक्स्ट्रा हो गए। तो एक पेयर यानी कि जो एक पेयर आ जाए, ये कल अकेला 2 आ जाए। तो यहाँ पे पेयर में नहीं पूछा, 2 लिखा है, तो 2 का मतलब एक पेयर ही होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, तो फीमेल में दोस्तों कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? अकेला एक्स होता है, या एक्स एक्स, या एक्स वाई, या वाई वाई। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो स्त्री है, फीमेल है, उनमें कैसे होते हैं दोस्तों, जो फीमेल है दोस्तों उनमें दोनों क्या है, एक्स एक्स होते हैं। इसीलिए दोस्तों फीमेल में, फीमेल है तो वो लिंग यानी बच्चे का जो लिंग होगा वो कैसा होगा, वो बॉय होगा, गर्ल होगा। तो वो स्त्री पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसके लिंग सूत्रों पे डिपेंड करता है, पुरुष यानी कि मेल के लिंग सूत्रों पे डिपेंड करता है, जिसके एक्स वाई होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के लिंग निर्धारण का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर होता है, किस पे डिपेंड करता है कि बॉय होगा या गर्ल? उस पहला ऑप्शन है मदर, दूसरा है फादर, तीसरा है दोनों, ये चौथा है दोस्तों ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। तो दोस्तों मदर पे तो नहीं करेगा, ठीक है ना, अगर मदर पे नहीं करा तो दोनों पे भी नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चा बी और सी। दादा दादी पे नहीं करता दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था फादर यानी कि पिता पे करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, विच स्ट्रक्चर इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी नीचे ग्रंथियां दी हुई है, उनमें से कौन सी संरचना है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पीयूष हो गया, थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, किडनी हो गया यानी कि वृक्क। पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क, वृक्क। तो कौन सी ग्रंथि या कौन सी संरचना एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों जो किडनी है वो हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो वृक्क कह लो, किडनी कह लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, विद होम इज डिसीज कॉल्ड गोइटर रिलेटेड, गोइटर नामक जो व्याधि है इसका संबंध किससे है? पिट्यूटरी से है, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से है, एड्रिनल यानी अधिवृक्क से है, थायराइड यानी ग्रंथि से है। तो इन चारों में से किससे दोस्तों गोइटर नामक जो व्याधि है, बीमारी है, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है,
गोइटर का जो रिलेशन है दोस्तों वो किससे है दोस्तों, गोइटर का जो संबंध है दोस्तों वो थायराइड ग्रंथि से है। किससे है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से दोस्तों आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर रोग हो जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन दोस्तों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मतलब कि एक मेटामॉर्फोसिस का यंत्रण होता है, यानी कि टेडपोल से जो वयस्क मेंढक बनते हैं, एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, उसके लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन क्या दोस्तों जरूरी होता है। और पानी में दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए पानी में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था पहले। डैश सीक्रेट्स इंसुलिन, इंसुलिन का स्त्राव कौन करता है, पैंक्रियाज, एड्रिनलिन, ओवरीज या फिर थायराइड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हार्मोन भी मैंने आपको बताया था, याद कर लेना कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। तो इंसुलिन दोस्तों वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, पैंक्रियाज के द्वारा। तो अग्नश्य आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, मधुमेह का कारण है डैश का कम उत्पादन, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द लो प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो किसके कम उत्पादन के कारण, किसके कम प्रोडक्शन के कारण मधुमेह होता है, यानी कि डायबिटीज होती है, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इंसुलिन, इंसुलिन अगर कम मात्रा में उत्पन्न होगा, इसका स्त्रावण कम मात्रा में होगा, तो कौन सी बीमारी हो सकती है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, वृद्धि हार्मोन का उत्पादक डैश प्रोड्यूसर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सीक्रेट करता है वृद्धि हार्मोन को। तो अभी आपको बताया था दोस्तों, पीयूष ग्रंथि है या फिर पैंक्रियाज या टेस्टिस या एड्रिनल। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ये दोस्तों कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि हार्मोन सीक्रेट करती है। तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, डैश इज आल्सो कॉल्ड इंसेक्ट हार्मोन, डैश को कीट हार्मोन भी कहा जाता है। तो कीट हार्मोन दोस्तों किसको कहते हैं, एड्रिनलिन को, थायरोक्सिन को, इंसुलिन को या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कीट हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन है जो, वो थायरोक्सिन को कहा जाता है। क्योंकि जैसे दोस्तों जो हमारा फ्रॉग हो गया, ये जो कैटरपिलर तितली होती है, वहाँ पे दोस्तों क्या थायरोक्सिन हार्मोन है दोस्तों, वो मतलब बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो इसको इसीलिए इंसेक्ट हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मतलब कि आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। डोली बेड का जन्म दोस्तों कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 को हुआ था। और वो पहली स्तनीय प्राणी थी, जिसे वो पहली एक ऐसी मतलब मैमल थी वो, जिसको डैश, जिसको पात्र निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, आंतरिक निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, बाह्य निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, या प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग के माध्यम से इसको पैदा किया गया। डोली एक भेड़ थी, जो कि कब इसका जन्म हुआ, 5 जुलाई 1996। तो इसको दोस्तों ये पहला ऐसा मैमल थी जिसको प्रोड्यूस किया गया था, किसके थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल या फिर क्लोनिंग। तो आपको पता दोस्तों क्लोनिंग जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का एक मेथड है, इसके द्वारा दोस्तों डोली बेड को बनाया गया था, इसको प्रोडक्शन हुआ था इसका। तो प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज वेरी कॉमन इन डैश। निम्न में से किसमें जो बाह्य निषेचन की घटना है वो अति सामान्य घटना है, मेंढक, मछली, चूहा। इनमें दोस्तों क्या है, बाह्य सामान्य मतलब कि बाह्य निषेचन सामान्य है, या फिर टोड मछली बिल्ली में, या फिर टोड फ्रॉग और स्टारफिश में, या फिर मुर्गी फिश और स्टारफिश में। देखो दोस्तों, जब भी आपके पास जैसे बाह्य निषेचन आपको बताना है किस में है, तो इस आपको सबसे पहले देखना है इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक जो निषेचन है वो कौन कौन से है। तो मुर्गी दोस्तों आंतरिक वाला है तो डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बिल्ली भी आंतरिक वाला है तो बी भी नहीं होगा। चूहा भी दोस्तों आंतरिक वाला है तो ए भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, एक ही ऑप्शन बचा सी, टोड फ्रॉग स्टार, यहाँ पे स्टारफिश है, टोड, मेंढक, तारामीन। और यहाँ पे दोस्तों तो टोड है, मेंढक है और तारामीन है। ये तीनों दोस्तों क्या है हमारे यहाँ पे बाह्य निषेचन इनमें होता है। तो आपको याद कर लेना है कि किसमें इंटरनल और किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो टोड, फ्रॉग और यहाँ पे स्टारफिश, इन तीनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा दोस्तों इनमें से सही मिलान है, कौन सा इनमें से दोस्तों क्या सही मिलान है, करेक्टली मैच्ड है। एड्रिनलिन वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, बिल्कुल गलत है। एड्रिनलिन दोस्तों वृद्धि हार्मोन नहीं है। एड्रिनलिन अच्छा मतलब कि ये दोस्तों हार्मोन का नाम है। एड्रिनलिन दोस्तों वृद्धि हार्मोन नहीं है। वृद्धि हार्मोन तो कौन सा होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है दोस्तों, वो तो कौन मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों उसको सीक्रेट करती है। इंसुलिन, इंसुलिन एक स्त्री हार्मोन है, ये भी गलत है। स्त्री जो हार्मोन है दोस्तों वो तो क्या है, एस्ट्रोजन होता है।
और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का क्या लिखा है, तनाव मुक्तिकारक यानी कि स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन। तो 3 ऑप्शन कट के एक ही ऑप्शन बचा, तो यही सही होगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों, पुरुष हार्मोन है, यानी कि मेल हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन दोस्तों मेल हार्मोन है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, मुर्गी डैश है, हैन इज डैश। हैन क्या है, मुर्गी क्या है, भाई नहीं, तो यहाँ बैठ जा। मुर्गी क्या है दोस्तों, बाह्य निषेचक। उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, या फिर वो ओवीपेरस है, अंडप्रजक है, वीवीपेरस है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो मुर्गी है वो ओवीपेरस है, अंडप्रजक है, यानी कि अंडे देती है, आपको पता है। और दोस्तों इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो इसका मतलब दोस्तों बी और डी दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है और वो ओवीपेरस भी है, अंडप्रजक भी है। तो ऑप्शन बी और डी यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था आपका, तो इसमें दोनों सही थे, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन क्वेश्चन आया था, तो बी और डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, अमीबा में डैश द्वारा जनन होता है, इन अमीबा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डैश। तो अमीबा में क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होता है, बडिंग होता है, द्वितीय विभाजन। तो अभी आपको बताया था दोस्तों, अमीबा में बाइनरी फिजन यानी कि द्वितीय विभाजन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है दोस्तों, टेडपोलो में डैश के अपर्याप्त बनने के से परिवर्तन अपूर्ण रह जाता है। अपूर्ण, जो परिवर्तन अपूर्ण रह जाता है, यानी कि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द टेडपोल्स लीड टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। जो दोस्तों टेडपोल है उनकी डेवलपमेंट इनकम्प्लीट हो जाती है, किसके प्रोडक्शन के कारण, किसके प्रोडक्शन के मतलब कि अपर्याप्त कौन सी वैसी चीज है जिसका प्रोडक्शन सही नहीं होगा, पूरी मात्रा में नहीं होगा, और प्रोडक्शन सही मात्रा में नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो टेडपोल है वो क्या है दोस्तों, अपर्याप्त रूप से क्या है, मतलब कि वो उनका जो परिवर्तन है पूर्ण नहीं हो पाएगा, उनका जो परिवर्तन है वो दोस्तों उनका जो प्रोडक्शन है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो थायरोक्सिन, इंसुलिन, न्यूट्रिएंट या फिर डक्ट्स यानी वाहिकाएं। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन हार्मोन अगर सही से नहीं होगा, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में होगा, पर्याप्त में नहीं होगा, तो टेडपोलो में दोस्तों क्या डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, वो दोस्तों डेवलप नहीं कर पाएंगे अच्छे से उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी डैश इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस। यौवना आरंभ में दोस्तों वृषणों से क्या उत्सर्जित होता है, तो वृषणों से क्या उत्सर्जित होता है, टेस्टोस्टेरोन उत्सर्जित होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन अंडप्रजक है, कौन सा दोस्तों ओविपेरस है। तो ओविपेरस में दोस्तों कौन आएगा, दोस्तों ह्यूमन बीइंग तो विविपेरस है, डॉग भी विवी है, काऊ भी विविपेरस है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है दोस्तों, जो मुर्गी है वो ओविपेरस अंडप्रजक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, दो कोशिकाएं एक मिलकर जो मिलकर युग्मनज बनाती है क्या कहलाती हैं। दो सेल हैं दोस्तों जो कि फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, तो उन दो सेल्स को क्या कहते हैं, वो दोस्तों युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, गैमेट होते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो गया, गैमेट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्या है दोस्तों, डैश शुड बी प्रेजेंट इन वाटर टू मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल। तो टेडपोल की मेटामॉर्फोसिस यानी कैंतरण के लिए पानी में डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। तो पानी में दोस्तों क्लोरीन होना चाहिए, सॉरी आयोडीन होना चाहिए। आयोडीन है दोस्तों वो पानी में होना चाहिए, तभी दोस्तों टेडपोलो में क्या है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हो जाएगी, हो सकती है। तो ऑप्शन डी आपका आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है दोस्तों, इस क्वेश्चन के आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। आयोडीन आपको याद कर लेना है, थायरोक्सिन आयोडीन, ठीक है। थायरोक्सिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से बॉडी में क्या होता है, साल्ट इम्बैलेंस यानी कि लवण संतुलन, डायबिटीज यानी मधुमेह, गोइटर या बोनापन। तो थायरोक्सिन की कमी से दोस्तों आपको याद रखना है, थायरोक्सिन की कमी से गोइटर होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर्स इन डैश। जो बाह्य निषेचन है वो किस में होता है, बाह्य निषेचन किस में होता है, मुर्गी में या फिर डॉग में या मछली में या काऊ में। तो काऊ में दोस्तों क्या है, इंटरनल होता है, मुर्गी में भी इंटरनल होता है और डॉग में भी इंटरनल होता है। लेकिन एक्सटर्नल दोस्तों किस में होता है, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल किस में होता है, फिश में होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है दोस्तों, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज। अग्न्याशय के द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न किया जाता है वो कौन सा है, एड्रेनलिन है या फिर एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा, एस्ट्रोजन ओवरी के द्वारा, एड्रिनल एक एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन
रिलीज किया जाता है। लेकिन दोस्तों इंसुलिन के द्वारा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है जो वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, आग्नेय के द्वारा यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है दोस्तों, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे दोस्तों आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, कौन सा कथन सही है। जरायुज जंतु अंडे देते हैं तो विविपेरस्ट अंडे नहीं देते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन स्पैरो, स्पैरो में दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद स्पैरो में दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इंटरनल होती है, भी गलत है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, ये बिल्कुल सही है। युग्मनज एकल कोशिका है, जो जाइगोट है दोस्तों वो सिंगल सेल होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों दो ऑप्शन मुझे सही दिखाई दे रहे हैं। एक तो बाइनरी फ्यूजन यहाँ पे होता है, अगर एक ही ऑप्शन भरना है फिर तो आपको ये सी वाला भरना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा सटीक है। लेकिन दोस्तों जाइगोट एक सिंगल सेल है, ये भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी और डी आपका यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 देखते हैं। नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एग और स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट। यानी जाइगोट यानी युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये भी दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। उस प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है। तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बोलते हैं। तो ऑप्शन जो दोस्तों सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। नेम द टेक्निक बाय विच बेबी कंसीव्ड फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी। यानी दोस्तों उस तकनीक का नाम बताना है जिसके द्वारा जो बच्चे ने गर्भ धारण किया लेकिन माँ के शरीर के बाहर होता है। जिसमें दोस्तों जो गर्भ धारण है, मतलब कि जो गर्भ धारण किया जाता है वो क्या है, माँ के शरीर के बाहर होता है। तो फर्टिलाइजेशन है जो वो कहाँ पे होती है ये आपको पता है, निषेचन आप मान सकते हो गर्भ धारण का। यानी कि जिसमें दोस्तों निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है जो वो दोस्तों क्या है, मादा शरीर के बाहर होती है। उस टेक्निक का क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब बेबी, फिलोपियन ट्यूब बेबी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों उस टेक्निक का क्या नाम है आपको पता है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसमें दोस्तों क्या है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही बाहर होती है, बाकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसको दोस्तों यूट्रस में एम्बेड किया जाता है। बाकी का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में ही होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। नेम द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो भ्रूण की उस अवस्था का नाम बताना है जिसमें दोस्तों शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों मैंने बताया था सबसे पहले गैमेट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, फिर वो दोस्तों डिवाइड होना स्टार्ट होगा, 2 बनेंगे, 4, 8 से। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या है, फिर जो हाथ पैर है दोस्तों, जो मतलब कि ऑर्गन जो अंग है शरीर के वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से दोस्तों जो बॉडी ऑर्गन्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ऐसी स्टेज आती है जब दोस्तों अंगों की पहचान होने लगती है कि हाथ या फिर पैर वगैरह, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। विविपेरस तो ये तो दोस्तों होगा नहीं, ओविपेरस ये तो और ही कुछ है, या फीटस कहते हैं। तो देखो जाइगोट तो नहीं होगा, आपको पता है वो तो कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। लेकिन जब उसकी पहचान होने लगती है, हाथ पैर आ जाते हैं थोड़े थोड़े 2-3 मंथ बाद, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भ्रूण यानी कि फीटस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है दोस्तों, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। तो दोबारा दोस्तों रिपीट हो चुका है, उस प्रकार के जनन का नाम बताना है जिसमें एक ही जनन शामिल होता है। तो एक ही जनन दोस्तों अलैंगिक प्रजनन में होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसमें 2 ज्यादा होते हैं उसको लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। नेम द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम बर्ड। यानी दोस्तों उस जनन की विधि का नाम बताइए जिसमें कलियों से नए जीव विकसित होते हैं, बर्ड से नए जीव विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। तो बर्ड से होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे, मुकुलन बोलेंगे। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ईस्ट हो गया, और दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था हाइड्रा है, इन दोनों में कौन सा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग वाला होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मुकुलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय डैश। किशोरावस्था में दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ग्रंथि ग्लैंड के द्वारा, प्यूबर्टी के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, या फिर एडम्स एप्पल के द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो चेंजेस होते हैं किशोरावस्था में दोस्तों वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम
टू रीच ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट डैश इज कॉल्ड डैश। यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो शरीर के एक विशेष भाग तक पहुंचने के लिए कुछ रक्त धारा में हार्मोन छोड़ती है। यानी एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए ब्लड स्ट्रीम में कुछ हार्मोन रिलीज करती है। उस जो पार्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उस पार्टिकुलर पार्ट को पहला दोस्तों लक्ष्य स्थल टारगेट साइट, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, थायरोक्सिन यानी थायरोक्सिन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उस पार्टिकुलर पार्ट को, बॉडी पार्ट को टारगेट साइट यानी लक्ष्य स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103, द फर्स्ट menstrual फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड। दोस्तों जो पहला ऋतुस्राव जो यौवन पर शुरू होता है उस पहले ऋतुस्राव को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहला है मिनार्क यानी कि रजो दर्शन, दूसरा है मिनोपोज यानी रजो निवृत्ति, तीसरा है ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन यानी में से कोई नहीं। दोस्तों जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो कि प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है, पहला ऋतुस्राव यौवन होता है, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको आपको याद रखना है मिनार्क यानी कि रजो दर्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 104, डैश इज द वेजिनल ब्लीडिंग दैट अकर्स इन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस। डैश योनि से रक्तस्राव होता है जो किशोर लड़कियों और महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मिनार्क यानी रजोदर्शन, मेनोपोज यानी रजो निवृत्ति, मेंस्ट्रुएशन यानी कि ऋतुस्राव बोलेंगे। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था, जब दोस्तों एग को, जो एग होता है, अंडाणु होता है फीमेल्स में, जब उसको दोस्तों स्पर्म नहीं मिल पाता, यानी वो दोस्तों क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तो वो एग है दोस्तों एज ए ब्लीडिंग बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव बोला जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 105, ऋतुस्राव के रुक जाने को डैश कहते हैं, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज। तो जब दोस्तों मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट, देखो दोस्तों प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, स्टार्ट होती है तो रजो दर्शन यानी मिनार्क बोला जाता है, और स्टॉप को दोस्तों मेनोपोज यानी रजो निवृत्ति बोला जाता है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 106, फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड डैश। ऐसे फीचर्स, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषताएं जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग करने में हेल्प करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। पहला है प्राथमिक सेक्सुअल करेक्टर यानी प्राथमिक लैंगिक लक्षण, या सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स यानी गौण लैंगिक लक्षण, तीसरा है टर्सरी यानी कि तृतीयक लैंगिक लक्षण। तो दोस्तों ऐसे जो लक्षण हैं, ऐसे जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो फीमेल और मेल को अलग करने में मदद करती हैं, उनको हम दोस्तों सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स यानी गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, स्टारफिश और मेंढक डैश का उदाहरण है। जो स्टारफिश और फ्रॉग है वो किसके एग्जाम्पल है, उनमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है या एक्सटर्नल, या दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि एक तो होगा इनमें से कोई ना कोई। तो आपको याद रखना है मेंढक हो गया, मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, इनमें दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक्सटर्नल और इंटरनल आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, इसमें क्या है दोस्तों, जो स्टारफिश और मेंढक है वो किसके उदाहरण है। तो ये भी दोस्तों मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, स्टारफिश और मेंढक, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है, आपको बतानी, सही वाली बतानी है। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जो अनप्रजक जंतु हैं वो शिशु को जन्म देते हैं, बिल्कुल गलत है। अनप्रजक जंतु दोस्तों शिशु को जन्म नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। शिशु को तो दोस्तों विविपेरस जन्म, जो एनिमल्स होते हैं जरायु, वो जन्म देते हैं। ए ह्यूमन ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड ए गैमेट। यानी वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है उसको युग्मक कहते हैं। तो कौन सा सेल है जिससे दोस्तों मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, उसको दोस्तों कहा गया है कि युग्मक, वो उसको बोलते हैं, यानी कि गैमेट बोलते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको पता है सही नहीं होगा, उसको गैमेट नहीं जायगोट बोला जाता है, युग्मनज बोला जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग में, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, फ्रॉग में दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा में दोस्तों बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है अमीबा, ये बिल्कुल गलत है। अमीबा में दोस्तों बाइनरी फ्यूजन होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ऑप्शन सी वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, कौन सा कथन असत्य, सही नहीं है। पहला है
ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उनका संलयन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचन के बाद जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। बिल्कुल सही है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये भी बिल्कुल सही है। ये एसेक्सुअल यानी कि जो द्विखंडन है, द्विविखंडन बाइनरी फिजन एक अलैंगिक जनन की विधि, बिल्कुल सही है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। हर स्पर्म है दोस्तों, ईच स्पर्म क्या है, सिंगल सेल होता है। ये भी बिल्कुल सही है। भ्रूण एकल कोशिका का बना है। जो एम्ब्रियो है दोस्तों वो एकल कोशिका का बना है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। एम्ब्रियो में दोस्तों एकल कोशिका नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी हमारा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों इसमें दोस्तों मैंने दोनों चैप्टर के क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद आपको बहुत सारा यहाँ पे वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने बाकी साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी दोस्तों बेनिफिट हो जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपको पता है दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।